चलिए, पिछली कक्षा में हम कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? हमारे आसपास के हम पहला अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम था हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमने क्या पढ़ा था? पदार्थ क्या होते हैं? तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो एक स्थान ले और जिसका एक मास हो, वो क्या होगा? पदार्थ होगा। और ये पदार्थ बने कैसे होते हैं? ये सूक्ष्म कणों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जो पदार्थ होते हैं हमने क्या पढ़ा था? सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो पहला हमने ये पढ़ा था कि जो पदार्थ होते हैं वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। चलिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था उसके बाद? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि पदार्थ के कणों के बीच में, जो पदार्थ होते हैं जिन कणों से मिलके बने होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, गुण में हमने क्या क्या पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि इन रिक्त स्थानों के आधार पर आप पदार्थ की अवस्था को बता सकते हैं। जैसे अगर मैं बता दूं, मैंने ये बनाया, पहला मैंने ये बनाया, ठीक है। दूसरा, मैं बॉक्स सेम है पर इसमें जो कण है ये इतनी दूर है। तीसरा, अगर मैं बॉक्स बनाऊं और इसमें कण ऐसे हैं। चलिए, अगर मैं आपको दूं ये तीनों बॉक्स में, आपको बताना है कौन सा ठोस हो सकता है, कौन सा गैसीय हो सकता है या कौन सा द्रव हो सकता है। तो हम कैसे बताते थे? रिक्त स्थान अगर सबसे कम हो तो क्या होता है? वो ठोस होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। और रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है तो वो क्या होता है? गैस। और जो मध्यांतर में होता है, जो बीच में होता है, हम उसको क्या कहते हैं? द्रव। तो ये क्या हो जाएगा? पहला दूसरा और तीसरा गैसीय। चलिए, ये समझ में आ गया था सभी को। दूसरा क्या बताया था? दूसरा गुण मैंने ये बताया था, ये जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा इनकी में क्या रहती है? गतित ऊर्जा रहती है। मतलब ये हमेशा क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं, हमेशा ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पदार्थ के कण होते हैं क्या होते हैं? निरंतर गतिशील रहते हैं। और गतिशील कैसे हो रहे हैं? कोई ऐसे तो नहीं, किसी में ऐसे तो नहीं रहेगा कि वो ऐसे ही घूमता रहेगा। घूमने के लिए क्या चाहिए उसको? गति के लिए क्या चाहिए? उसके पास गतित ऊर्जा होनी चाहिए। तो चाहिए क्या इसके लिए? गतित ऊर्जा।
अब बताइए, अगर हम इस पे आए, ये बताइए, ये जो कण है ये आपस में बहुत पास पास है ना? अब बताइए, अगर मैं बोल दूं इस वाले कण को कि इसको यहां से यहां पे जाना है, चलो मैं इसको पकड़ू, ये वाले कण को, और मैं बोल रही हूं इसको यहां से इस जगह से यहां पे जाना है, तो इसको यहां से लेके यहां पे आना है। इस वाले को बोलूं, इसको इस कोने से इस कोने पे आना है, और इस वाले को बोलूं, इस वाले कण को बोलूं कि इसको यहां से इस वाले कोने पे आना है। तो आप बताइए, सबसे आसानी से कौन वाला कण इस कोने से उस कोने पहुंच जाएगा? कौन वाला? गैस। क्यों? क्योंकि उनके कण में ज्यादा गैप है, वो कण दूर 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 है। हाँ बिल्कुल, इनके कण बहुत दूर दूर है। ठीक है, इसमें क्या करेगा, इसको पहले इससे टकराना पड़ेगा, इससे टकराना पड़ेगा, इससे टकराना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे आ पाएगा। लेकिन क्या है, इसमें इसको सिर्फ इससे टकराना पड़ेगा, इससे टकराना पड़ेगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, और इसमें ये तो ऐसे ही पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा तब किस में होगी? गैस में। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसानी से घूम सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे बोलते हैं कि जो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है वो किस में होती है? सबसे ज्यादा होती है गैस में, और जो न्यूनतम होती है वो किस में होगी? न्यूनतम ठोस। ठीक है, और क्या पढ़ा था? तीसरा एक और पढ़ा था पदार्थ के गुण में, आकर्षण बल पढ़ा था कुछ? वापस इस पे आते हैं। आप बताइए, आकर्षण बल इनमें सबसे ज्यादा होगा कि इनमें सबसे ज्यादा होगा कि इनमें सबसे ज्यादा होगा? आकर्षण बल ठोस में। क्यों? क्योंकि उसके कण पास पास है, बहुत पास पास है। ठीक है, जितने ज्यादा आकर्षण बल रहेगा उतने क्या करेंगे, कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। जितने ज्यादा आकर्षित करेंगे ये उतने ज्यादा पास पास रहेंगे। तो जितना ज्यादा आकर्षण बल रहेगा वो क्या रहेगा? ठोस रहेगा ना। ठीक है, तो तीसरा रहेगा गुण तीसरा, जो पदार्थ के कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसका होगा? ठोस में, और सबसे कम गैस। यहां तक आ गया था सभी को समझ में? अभी हम पिछली कक्षा का ही पढ़ रहे हैं बस कि क्या क्या पढ़ा था हमने। इसके आगे हमने क्या पढ़ाया था? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? कितना पढ़ा है हमने? कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। कौन बोला 5? खड़े हो। मैम 5 ही होती है। 5 होते हैं। बताओ कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और अत्यधिक गर्म गैसें। बिल्कुल सही। 20। ठोस, आइंस्टाइन, कंडेंस, 5वें। चलिए, तो हमें इस कक्षा में मेनली हमने 3 पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि है मेनली ठोस, द्रव और गैस। तो हम
इस अध्याय में मेनली 3 पढ़ेंगे। पहला पदार्थ की अवस्थाएं। पहला क्या होता है? ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, तो ये 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी थी। ठोस अवस्था, कोई एक खड़ा है, कोई बताओ ठोस अवस्था में क्या पढ़ाया था? ठोस बताओ, ठोस में क्या पढ़ा था? और द्रव में? हाँ, मीडियम होते हैं। ठीक है, और गैस में? बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? कैसे बदल सकता है? क्या करना पड़ेगा कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल लेगा? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम जा सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या हम ठोस को द्रव बना सकते हैं, द्रव को गैस बना सकते हैं, या उल्टा गैस को द्रव और गैस को ठोस बना सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? कैसे करोगे? तापमान बढ़ा के घटा के। और क्या कर सकते हैं? चलो, तो पहला क्या है? तापमान। सभी ने बर्फ देखा होगा। सभी ने बर्फ देखा है? बर्फ सभी ने देखा है। तो बर्फ क्या है? ठोस है, द्रव है, ठोस है। ठीक है, तो अच्छा, आप बता सकते हो कि ये जो पानी है, ये जो वाटर है, ये क्या तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है? कैसे कैसे पाया जा सकता है? जैसे जो नॉर्मल अभी रूम टेम्परेचर है उसमें क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? वो द्रव है। द्रव है, ठीक है। और अगर हम कम टेम्परेचर की तरफ जाएं, 0 डिग्री सेल्सियस पे चले जाएं, तो वो क्या होगा? बर्फ, जो कि क्या होता है? ठोस। और मान लो पानी लिया, उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाल दिए, गर्म कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या होगा? गैस हो जाएगा। तो जो पानी है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। हम उसको तीनों अवस्थाओं में ला सकते हैं। तो चलो देखो, ये बर्फ है, एक बीकर लिया हमने, ठीक है। बीकर में हमने बर्फ के 100 ग्राम टुकड़े डाल दिए, बर्फ डाल दिया 100 ग्राम, ठीक है। सिर्फ बर्फ है ये। अभी हमने क्या किया? बर्नर लगा दिया, ठीक है। एक स्टैंड लगा दिया, ठीक है, और यहां से आग आ रही है, ठीक है। बर्नर है, ठीक है, इसे यहां से गर्म कर सकते हैं। अभी क्या होगा? ये जो बर्फ है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? बर्फ पिघलना स्टार्ट होगा। अगर हम इसको यहाँ से गर्म करना स्टार्ट कर दें तो बर्फ क्या होगा? पिघलना स्टार्ट कर देगा। तो पहले तो धीरे धीरे पिघलेगा, ठीक है, थोड़े बर्फ पिघलेंगे, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे रहेंगे, कुछ कुछ पिघल गए हैं, ठीक है, यहाँ पे पानी आ गया है। एक टाइम पे आएगा ये सारे बर्फ पिघल जाएंगे और एक क्या बचेगा? पूरा पानी, लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे है ये बर्फ, यहाँ पे क्या है? पानी, जो कि द्रव है। यहाँ पे ये ठोस है। तो वो तापमान, ठीक है। अभी ये देखो, यहाँ पे बर्फ कितना है? टेम्परेचर कितना है यहाँ पे?
टेम्परेचर कितना है इस यहाँ पे, इस जगह पे बर्फ का टेम्परेचर कितना होता है? अभी तो बताया था आप लोगों ने। 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस पे, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे है ये बर्फ, और भी कहीं पे होता है, हम -30 बहुत सारे डिग्री सेल्सियस पे बर्फ तो जम जाता है, ठीक है। तो बर्फ कितने पे भी जमा सकते हो, ठीक है। तो मान लो इस बर्फ का यहाँ पे टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, तुमने हीट किया, ठीक है। हीट करते करते होगा क्या कि अभी भी ये 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जबकि तुम इसको गर्म कर रहे हो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बढ़ेगा। गर्म करने पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा, ठीक है। बट होता क्या है कि ये जो ठोस है, ये जो बर्फ है, ये बर्फ से जब जल पे जाएगा तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। इस तापमान को क्या बोलते हैं? ठीक है, इस तापमान को क्या बोलते हैं? गलनांक, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर क्या रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, पर क्या होगा इसमें हो क्या रहा है, तुम उष्मा दे रहे हो, ठीक है, हीट आ रहा है। तो इसमें से क्या हो रहा है, ये जो उष्मा आ रही है, ये जो बर्फ है ये इस उष्मा को ले रहा है, ठीक है। ये अपने में, ये उष्मा अपने में समावेशित कर ले रहा है, और फिर होगा क्या, एक टाइम पे क्या होगा कि ये जो सारा उष्मा है, ठीक है, उससे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स है इस बर्फ के, क्या होगा अगर, अच्छा आप ये बताओ, ठोस से द्रव जा रहा है, इसमें हो क्या रहा है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि ये ठोस से द्रव हो गया? ये तो हम गर्म कर रहे हैं, पर अंदर हो क्या रहा है इसके, मतलब सूक्ष्म लेवल पे क्या हो रहा है कि ये जो कण है, ये तो कण से मिलके बना होता है ना, ठोस भी कण से मिलके बना है, जल भी आपका कण से मिलके बना है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इन दोनों में फर्क क्या है, जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और जो द्रव के कण होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं। तो उसमें अगर आप देखो तो हो क्या रहा होगा कि ये जो कण है एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब हो क्या रहा है, ये कण एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और जब जब दूर जा रहे हैं, और हो क्या रहा है, इनकी जो गतिशील गतिज ऊर्जा है वो बढ़ रही है, ठीक है। किसी भी चीज को अगर किसी कण को गर्म कर दो, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा गतिशील हो जाते हैं। तो हो क्या रहा है, ये जो कण है ना, ये एक दूसरे से बहुत बहुत गति से घूमेंगे, ठीक है, और एक दूसरे से बहुत दूर जाएंगे। जैसे ही ये इन दोनों के बीच, इन कणों के बीच का रिक्त स्थान बढ़ेगा, वो क्या होंगे, ठोस से कहाँ चले जाएंगे, द्रव में चले जाएंगे। अब मान लो, और इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, गलनांक। तो अब आपको ये पता है 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदला जाएगा? अगर मैं पूछूं कि केल्विन में बताओ कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, तो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, ये गलनांक क्या होगा? चलो, जैसे जो हम अभी रूम टेम्परेचर कितना होगा आप लोगों का, 25 डिग्री सेल्सियस चल रहा होगा, ठीक है। अभी कितना टेम्परेचर है, 28 डिग्री सेल्सियस है। चलिए, आज का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अभी बहुत गर्मी है। अगर मैं बोलूं आपको कि आप इसको मुझे बताओ कि ये केल्विन में ये टेम्परेचर कितना होगा, तो किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए जो भी टेम्परेचर दिया है उसमें 273 प्लस कर दो। तो किसी भी टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में अगर दिया हो, अगर हम उसको केल्विन में बदलना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें 273 ऐड कर दो। तो अगर मान लो, अगर मैं पूछूं आज का इस टाइम इस रूम का टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं आपसे पूछूं आप केल्विन में बदल के बताइए, तो आप कितना कितना होगा इस रूम का टेम्परेचर? 301, ठीक है। तो 301 क्या होगा, केल्विन, ठीक है। तो अभी इस रूम का टेम्परेचर है 301 केल्विन।
वैसे ही अगर मैं बोल दूं कि अब बताइए ये गलनांक, पानी का गलनांक क्या होगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 73 प्लस करेंगे। 273 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 273 केल्विन। हाँ, तो क्या होगा ये? 273 केल्विन। तो आ गया सभी को समझ में कैसे बदलना रहेगा? चलो, यहां तक हो गया। अभी हम यहां से, अब मान लो ये, अभी तक हम यहाँ पे आ गए, ये जो सारा आइस था ये अब पूरा द्रव मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, पानी में कन्वर्ट हो गया है, बदल गया है। अब क्या, अब अगर हम इसको वापस हीट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मैंने बर्नर लगा दिया, जल रहा है ये, ठीक है, अब ये गर्म हो रहा है। अभी मैं इसको वापस गर्म करना स्टार्ट कर दिया है और टेम्परेचर ला दिया मैंने 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पानी उबलने लगता है। पानी उबलने लगता है। तो होगा क्या इसमें, अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको आधे घंटे के लिए रख दिया मैंने, ठीक है, ठीक है, 30 मिनट्स के लिए मैंने उबलने के लिए रख दिया, होगा क्या बताओ? पानी भाप बन के उड़ जाएगा। पानी भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। और हो क्यों रहा है ऐसा? कौन बोल रहा है बताओ? कण दूर दूर जा रहा है। कण दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इससे क्या होगा, इसकी जो गतिज ऊर्जा है, जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एनर्जी ज्यादा होगा तो बहुत तेजी से घूमेंगे, बहुत तेजी से गति करेंगे, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा गतिशील हो जाएंगे। तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। तो होगा क्या, जब दूर जाने लगेंगे तो क्या होगा, वो भाप बन के निकल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वो गैसीय अवस्था में चले जाएंगे। अगर मैं पूछूं कि ये जिस पॉइंट पे ये बॉईल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना आएगा? मैम 373। 373 केल्विन। और इसको क्या बोलते हैं? इसको गलनांक बोलते थे। इसको क्या बोलेंगे? क्वथनांक। तो ये याद रखना, ठीक है, किसको क्या बोलते हैं? क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो पढ़ा ही होगा ना। मेल्टिंग पॉइंट को यही गलनांक बोलते हैं, जिसपे ये सॉलिड जो हो रहा है, जो ठोस हो रहा है, वो लिक्विड में जा रहा है, मतलब द्रव में जा रहा है, इसको मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बोलते हैं। और जिसमें द्रव से गैसी में जा रहा है उसको क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो कि यहाँ पे कितना होगा, अगर मैं केल्विन में बोलूँ तो 373 केल्विन। चलिए, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो क्या हम बोल सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में, एक पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं? हाँ, ठीक है, तो हम जा सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि क्या हम दाब प्रेशर लगा के पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था पे जा सकते हैं? चलिए, सिलेंडर पता है ना सभी को क्या होता है? ठीक है, ये सिलेंडर है, मान लीजिए, ये दिख तो नहीं रहा है पर ये सिलेंडर है, ठीक है। इसमें है CO2 गैस। CO2 गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें मैंने CO2 गैस भरा है,
चलो, इसमें इस सिलेंडर में CO2 गैस है। ये एक पिस्टन है। पिस्टन से क्या होता है, अगर हम इस पिस्टन को नीचे करें, जैसे ही नीचे करोगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम प्रेशर लगा के इसको नीचे करोगे ना। इस पिस्टन को नीचे कैसे करोगे, एक प्रेशर लगाओगे, दाब लगाओगे, इस दाब से क्या होगा, ये पिस्टन नीचे जाएगा। मान लो मैंने इस पे दाब लगाया, ठीक है, और ये जो पिस्टन अभी यहाँ पे था, ये पिस्टन यहाँ पे आ गया। जैसे ही मैंने ये दाब लगाया, अब बताओ ये जो पार्टिकल्स इतनी दूर में घूम रहे थे, अब ये पार्टिकल्स ये पूरी जगह पे घूम पाएंगे? अभी क्या होगा, सिर्फ इतनी जगह पे घूम पाएंगे। तो अभी हो क्या रहा है, अभी पार्टिकल्स इतने दूर दूर थे, ठीक है, अभी क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। मैं और प्रेशर लगा दूं इस पे, मान लो मैंने पिस्टन को इतना नीचे तक ला दिया, अब क्या होंगे पार्टिकल्स, यहाँ पे जो CO2 है कौन सी अवस्था में है, अवस्था कौन सी अवस्था में है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है, गैस था ना, मैंने गैस लिया था। इस पे क्या हो जाएगा, तुम लोगों ने शुष्क बर्फ सुना है, बर्फ जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। ड्राई आइस क्यों बोला जा रहा है इस पे, शुष्क बर्फ क्या है, तो देखो यहाँ पे जो CO2 है वो गैसीय अवस्था में है, ठीक है, यहाँ पे जो है CO2 को हमने ठोस अवस्था में ला दिया। ये जो CO2 है अब ये ठोस अवस्था में है। जो CO2 ठोस अवस्था में होते हैं उसी को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं, ठीक है, इसको ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बताइए, अब आप बोल सकते हैं कि हाँ, दाब के बढ़ाने पर क्या हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था पे जा सकते हैं? जा सकते हैं। अभी चलो, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये पिस्टन को ऊपर खींचूंगी, ठीक है, ऊपर खींच के इसको यहां से यहां तक लाऊंगी, ये अब क्या होगा, अब मैं उल्टा जा रही हूँ, अब बताओ क्या होगा, फिर से क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, और एक टाइम पे ऐसा आएगा, मैंने पिस्टन पूरा यहाँ तक उठा दिया तो क्या होगा, गैसीय अवस्था में आ जाएंगे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि हाँ, हम तापमान और दाब में परिवर्तन कर तो तापमान और दाब में परिवर्तन कर हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। तापमान और दाब को हम बदल कर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं। आप लोग और कोई एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें ऐसे में गैस से सॉलिड जा सकते हैं? ठीक है, आप लोग एक एक उदाहरण सोच के आइएगा, इसका और क्या एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, अगली कक्षा में मैं पूछूंगी, पहला एक सवाल यही रहेगा। चलो अगला पढ़ते हैं। क्या हम अभी तक हम क्या कर रहे हैं, पानी जो था वो ठोस था, उस पे हमने टेम्परेचर लगाया, ठोस से हम द्रव अवस्था में गए, फिर और टेम्परेचर बढ़ाया, द्रव से हम गैसीय अवस्था में चले गए। ठीक है, और हम उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी देखा, गैस से वापस ठोस जा सकते हैं। क्या हम बिना द्रव, जैसे हम ठोस से द्रव जा रहे हैं, द्रव से फिर गैस जा रहे हैं,
क्या हम सीधे ठोस से गैस जा सकते हैं? यस मैम। कैसे? वो बत्ती मैम डायरेक्ट ठोस से मैम गैस में चली जाती। हाँ, और कोई उदाहरण? कपूर। और तो आपने देखा होगा जब आप कपूर को जलाते हैं तो वो सीधे क्या होता है? गैस में चला जाता है वो। ठीक है, तो कपूर मतलब ये हम कर सकते हैं, हम सीधे ठोस से गैस जा सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे ये हो जाएगा कपूर। कपूर को हम सीधे, अगर तुम कपूर को जलाओ, कपूर को हीट करो, ठीक है, कोई टेम्परेचर दो, वो क्या हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इस क्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? उदरपातन। अब उल्टा हो जाए, इसको तो उदरपातन बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि गैस से ठोस जाने को क्या बोलेंगे? इसको निक्षेपण बोलते हैं। निक्षेपण। तो अगर ठोस से गैस जा रहे हैं सीधे तो उसको उदरपातन, और अगर गैस से सीधे ठोस जा रहे हैं तो उसको निक्षेपण बोलते हैं। और इसका एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण होता है इसका, कोई और बता सकता है? ये पता है क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? NH4Cl। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। आप लोगों का ये होमवर्क है, आप ये बताओ अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? इसका उदरपातन होता है कि निक्षेपण होता है? ठीक है, आप क्या होता है? निक्षेपण होता है। क्यों होता है बताइए? निक्षेपण क्यों होता है? अमोनियम क्लोराइड, पहली बात तो आप ये बताइए, अमोनियम क्लोराइड गैस है कि सॉलिड है? अमोनियम क्लोराइड ठोस होता है कि गैस होता है कि लिक्विड होता है? क्या होता है? लिक्विड होता है। गैस होता है। ये क्या है? ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ये सॉल्ट होता है। सॉल्ट क्या होता है? सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है? सॉलिड। सॉलिड होता है। अमोनियम क्लोराइड है, क्या होता है? सॉलिड होगा। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड क्या दिखाता है? उदरपातन दिखाता है। ये सॉलिड से सीधे जाता है गैस में। चलो, सॉलिड से गैस में कैसे जाएगा बताओ? क्या हो रहा होगा कि ये सीधे सॉलिड से गैस में चला गया, लिक्विड नहीं गया? सभी लोग ये पढ़ के आएंगे कि ये ऐसे क्यों हो रहा है इसके साथ। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल सभी लोग करके आएंगे क्यों हो रहा है ये। अगला एग्जांपल ये है कि क्या बिना तापमान और बिना दाब के भी हम पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं बिना तापमान और दाब का यूज किए? ये एक रोप है, मैंने किस पे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही कपड़े छोड़ दूं एक दिन के लिए तो क्या कपड़ा सूख जाएगा? सूखने का मतलब क्या होता है? अभी कपड़े में पानी लगा होगा, ठीक है, पानी होगा, जब ये सूख जाएगा तो वो क्या रहा है? ये पानी चला गया होगा। पानी कहाँ जा रहा होगा? आसपास जा रहा होगा, इन्वायरमेंट में जा रहा है। ठीक है,
तो अब आप ये बताइए, यहाँ पे तो ना मैंने कोई तापमान दिया, ना मैंने इसको गर्म कर दिया इस टी शर्ट को, ना ही मैंने कोई दाब लगाया है, तो ये ऐसे कैसे हो रहा है? कैसे हो जा रहा है? ये यहाँ पे पानी एटमॉस्फेयर में चला गया, आपको उड़ के अब एटमॉस्फेयर में आ गया है, आपके कपड़े से निकल गया है, एटमॉस्फेयर में आ गया। अब आप बताइए यहाँ से यहाँ पे हो क्या रहा है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, बिल्कुल। अब ये जो वाष्पीकरण है, इसमें ना मुझे टेम्परेचर देना पड़ा, ना ही दाब देना पड़ा, तो ऐसे कैसे हो जा रहा है? कैसे हो रहा है? नहीं, मैंने सनलाइट नहीं दिया है, मैंने ऐसे ही रखा है। यहाँ पे मैंने सन नहीं बनाया कहीं पे, मैंने इसीलिए नहीं बनाया। अगर धूप जिस टाइम पे धूप नहीं रहता, और ठंड में भी तो धूप नहीं रहता है, ठंड में भी तो धूप नहीं रहती है, फिर भी हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, फिर भी तो सूख जाते हैं, देर में सूखते हैं, ठीक है, टाइम ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण वहां पे बहुत धीमा होता है, बहुत स्लो होता है। वाष्पीकरण में हो क्या रहा है? अगर तुम देखो यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल्स है, जो पानी के कण है, वो क्या हो रहे हैं? इस कपड़े से निकल के बाहर जा रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। तो ये पार्टिकल्स को बाहर निकलने के लिए, इस कपड़े से बाहर आने के लिए क्या चाहिए? गतिज ऊर्जा चाहिए ना, तभी तो वो बाहर आ पाएगा। और ये गतिज ऊर्जा हम कैसे दे रहे थे? अगर मान लो तुम सनलाइट धूप में रख दो इसको, ठीक है, तो धूप से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? गति बढ़ती है, गति बढ़ेगी, और गति बढ़ने से क्या होगा? ये जो कण है, ये बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा आ जाएगी, गतिशील हो जाएंगे, ये पार्टिकल्स बहुत जल्दी हवा में बाहर आ जाएंगे। बट अगर हम सनलाइट दे ही ना, अगर हम सूर्य की रोशनी ना प्रदान करें, तो टेम्परेचर नहीं आ रहा है, तो होगा क्या? ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें खुद इतनी एनर्जी होती है, ये जो सरफेस पे, जो सतह पे जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें खुद इतनी एनर्जी होती है कि वो थोड़ा टाइम होता है, कुछ टाइम बाद वो खुद ही निकल जाते हैं, ठीक है। इतनी तो एनर्जी होती है इनमें कि ये खुद से ही निकल जाएंगे इसके सरफेस पे से, और वो कहाँ जाएंगे? बाहर, एटमॉस्फेयर में। तो अभी तो यहाँ पे हम कोई टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, तो होगा क्या? हाँ, हम बिना तापमान के भी क्या कर सकते हैं? पदार्थ के क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी यहाँ पे जो पानी था वो लिक्विड में था, अभी हो क्या रहा है यहाँ पे? वाष्पीकरण, वो लिक्विड से जा रहा है गैसीय अवस्था में। तो हो क्या रहा है? हम बोल सकते हैं कि बिना तापमान के भी हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं। यहाँ तक आ गया सभी को? अब हम वाष्पीकरण पढ़ ही रहे हैं, तो हम ये पढ़ लेते हैं कि वाष्पीकरण को और क्या क्या प्रभावित कर सकता है, कैसे हम इसको बहुत तेज कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को, कैसे ये प्रक्रिया बहुत धीमी हो सकती है, ठीक है। तो हम चाहते क्या है? कोई भी चीज बहुत जल्दी हो, तो वाष्पीकरण को अगर हम जल्दी करना चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे ये एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, परख नली बोलते हैं। ये एक परख नली है, इसमें मैंने 5 ml पानी डाल दिया, ठीक है। अभी ये एक चाइना डिश है, क्या है ना? चाइना डिश एक मिट्टी का बर्तन टाइप का होता है, बोल टाइप का होता है, ठीक है, चीनी मिट्टी का प्याले टाइप का, चीनी मिट्टी का प्याले बोलते हैं इसको, चाइना डिश बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब मैंने ये 5 ml पानी मैंने इसमें चाइना डिश में रख दिया, ठीक है, इसमें भी 5 ml ही पानी है, ठीक है। और अब इस मैंने चाइना डिश को, कोई अलमारी है, इस अलमारी के बीच, इस अलमारी में रख के मैंने बंद कर दिया,
अब ये मैंने इसको किसी कबर्ड में रख दिया, ठीक है, किसी अलमारी में रख दिया। सबसे तेज वाष्पीकरण, सबसे जल्दी वाष्पीकरण किसका होगा बताओ। ये जो 5 ml पानी ऐसे मैंने आपके रूम पे रखा है, आपके स्कूल में रखा है, एक चाइना डिश में रखा है और एक अलमारी में सेम चाइना डिश को रख दिया है। सबसे जल्दी पानी किसका वाष्पीकरण होगा? पहले वाले का, दूसरे वाले का या तीसरे वाले का? पहले वाले का। क्यों पहले वाले का जल्दी क्यों हो जाएगा? क्यों होगा पहले वाले का जल्दी क्यों होगा, दूसरे वाले का जल्दी क्यों नहीं होगा? मैम 3rd नंबर। क्यों? मैम जो चीज ढकी होती है उसमें वाष्पीकरण जल्दी होता है। ऐसे क्यों होता है? अगर मैं इसको ढक दी हूं तो इसका वाष्पीकरण जल्दी होगा? सबसे तेज इसमें होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है ये सतह पे निर्भर करती है। तो अगर आप देखो इन दोनों में तो सतह सेम है, इन दोनों में ये भी सेम डिश है, ये भी सेम डिश है, ठीक है। दोनों में 5-5 ml पानी है तो सतह तो दोनों की सेम है, पर इसमें क्या हो रही है? इसमें जल्दी हो रही है, सबसे तेज इसमें हो रही है। इसमें क्यों कम हो रही है बताओ? इसमें सतह कम है कि ज्यादा है? देखो हो क्या रहा है, अगर आप लोग देखो यहाँ पे ये जो सतह है इसमें जो पानी के पार्टिकल्स हैं, पानी के जो कण हैं, वो सिर्फ देखो इस सतह पे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 पानी के कण हैं। तो ये क्या करेंगे? पहले इनका वाष्पीकरण होगा, ये निकलेंगे, फिर क्या होगा? फिर कोई कण आएगा, फिर ये निकलेंगे। पर यहाँ पे सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ 8 कण ही एक बार में उनका वाष्पीकरण हो पा रहा है। अगर इस देखो इस डिश में, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे बहुत हैं, ठीक है। मान लो 25-30 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 30 कण एक बार में वाष्पीकरण हो जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ 8 ही 9 कण का वाष्पीकरण हो पा रहा है। तो सबसे जल्दी कौन सा खाली होगा? सबसे जल्दी ये वाला खाली होगा, ये चाइना डिश खाली होगा। समझ में आ रहा है ये? हाँ चलिए, तो मतलब आप ये देख सकते हैं कि सतह पे निर्भर कर रहा है, जिसका ज्यादा सतह होगा उसका उतना तेज वाष्पीकरण होगा। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा सतह तो इसका है, तो ठीक है, हमने बता दिया कि इसका वाष्पीकरण सबसे तेज होगा। अगर मैं इसको ले लूं और इसको ले लूं, अब इन दोनों में सबसे ज्यादा वाष्पीकरण तेज किसका होगा? इस अलमारी में रखेगा कि इसका रख? खुले वाले का। हाँ बिल्कुल खुले वाले का होगा। क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तीसरे वाले में तो अलमारी के अंदर है, वो अगर उसकी कार्ड सही से निकल नहीं पाएंगे और दूसरा वाला जल्दी निकलेगा। इन दोनों में से सब लोग अपना अपना आंसर लिख के आएगा, क्या होगा? और सब लोग अपना अपना रीजन भी लिख के आएंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अलमारी वाले से ज्यादा तेज वाष्पीकरण इस वाले का खुले वाले का हो जाएगा। सभी लोग अपना अपना आंसर लिख के आएंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस है जिनका हमें आंसर करना है। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? चलो 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों जल्दी पढ़ते हैं। गर्मियों में हमें कॉटन जो कि सूती के कपड़े पहनने के लिए बोला जाता है, वो क्यों बोला जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हल्के होते हैं, उसमें हमें गर्मी नहीं लगती। हाँ ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। और कोई बता सकता है? जो कॉटन के कपड़े होते हैं, जो सूती कपड़े होते हैं, वो बहुत तेज अवशोषित करते हैं। जैसे अगर उस पर कोई जल गिरा तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो गर्मियों के दिन में हमें क्या होता है कि हमें बहुत पसीना होती है, पसीना आता है, ठीक है। तो होगा क्या? टेम्परेचर क्या होगा? हाँ, तो होता क्या है कि पसीना इसलिए होता है हमारी बॉडी में ताकि हमारा बॉडी कूल रहे, हमारा बॉडी ठंडा रहे, ठीक है।
तो ठंडा कैसे होगा? जितना जल्दी वो पसीना एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर उतना जल्दी वो ठंडा रहेगा। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को तेज करने के लिए हमें सूती कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा जो जितना ज्यादा पसीना वो एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, उससे क्या होगा, जैसे ही वो जो हमारा पसीना कपड़े में जाएगा, वो जो सरफेस है, वो एरिया है, वो जो क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, वो शीतल हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, जैसे ये देखो, ये बॉटल है, इसमें ठंडा पानी था। ठीक है, ठंडे पानी, अगर इस बॉटल में ठंडा पानी भरा है, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि बाहर पानी पानी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, हो जाता है ना, पूरा पानी कैसे ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। तो ये पानी बाहर, अंदर से पानी बाहर आ रहा है क्या? कैसे हो रहा है ये? मैम बाहर जो एटमॉस्फेयर में मैम वाष्प है, हाँ, तो ये जो बाहर जो एटमॉस्फेयर है, वो उसमें जो पानी है वो मौजूद है। तो वो पानी क्या करेगा, वो पानी आएगा और यहाँ पे अपनी एनर्जी लॉस कर देगा। जैसे ही एनर्जी लॉस करेगा, मतलब उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है, ऊर्जा कम होने पे क्या होता है, जो भाप होता है वो क्या होगा, लिक्विड में होगा ना। ऊर्जा ज्यादा होता है तो क्या होता है, लिक्विड से चला जाता है गैस में। जैसे ही ये इस बॉटल के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, ये ठंडा है, तो वो क्या करेगा, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। जैसे ही उसकी ऊर्जा कम होगी, मतलब जो कण है उसके क्या होंगे, पास आने लगेंगे। जैसे ही कण पास आने लगेंगे, वो जो एटमॉस्फेयर में तो अभी गैस में है, अभी वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। और द्रव में क्या होता है, वो लिक्विड होता है, तो वो इसीलिए तुमको ऐसे ऐसे ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया? अब कोई पूछेगा तो बता दोगे कि क्यों हो रहा है? तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, ये चैप्टर खत्म हो गया। कोई सवाल नहीं है? सभी को सारा समझ में आ गया? ये सारा चैप्टर अच्छी से आ गया समझ में? तो इसका जो क्या बोलते हैं, अभ्यास वाला क्वेश्चन है, वो सब कर लोगे? अच्छा, ये पढ़ लेना कि दाब का सभी का एक प्रतीक होता है। जैसे टेम्परेचर का केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे दाब का क्या क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा उसमें। ठीक है, ठीक है, क्लास खत्म हो रहा है यहाँ पे।